नमस्कार, न्यूज़ स्टार भारत में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खबर है जम्मू कश्मीर से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में इसे इतना नीचे दफन कर दिया जाएगा कि ये कभी बाहर ना सके। इसके साथ ही साथ अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की हालिया जम्मू कश्मीर यात्रा पर कटाक्ष भी किया और कहा कि विपक्ष के नेता वहां आइसक्रीम खा रहे हैं और बुलेट चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं लद्दाख में, क्योंकि एनडीए सरकार ने क्षेत्र को सुरक्षित बना दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन में थे अमित शाह। यहाँ पर वो एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन में शाह ने कहा, हमने कश्मीर को सुरक्षित बना दिया है, तभी आज राहुल बाबा कश्मीर में बाइक चला रहे हैं और लाल चौक पर आइसक्रीम का आनंद लेते हुए मोदी जी को गाली देते हैं। राहुल बाबा, आप मोदी जी को गाली दे रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में ऐसा संभव नहीं था। मोदी जी ने आतंकवाद को मिट्टी में गाड़ दिया। ये थे अमित शाह के वक्तव्य। शाह ने कहा कि अगर आपकी सरकार रहती तो आप ना तो आइसक्रीम खा पाते, ना ही बाइक चला पाते। अमित शाह पिछले महीने जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा के एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस सांसद श्रीनगर के लाल चौक पर डिनर के बाद एक आइसक्रीम पार्लर से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। इससे पहले अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी लद्दाख में बाइक चलाते हुए देखे गए थे। अमित शाह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के भी बयान का जिक्र किया। आपको बता दें, हमने इस खबर को कुछ दिन पहले ही लिया था। पूर्व गृह मंत्री अब श्रीनगर के लाल चौक में बिना किसी डर के टहल सकते हैं, ऐसा कहना है अमित शाह का। शाह ने जम्मू कश्मीर के रामबन में कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने अभी बयान दिया है कि उस समय उन्हें लाल चौक आने से डर लगता था। शिंदे साहब अब अपने बच्चों के साथ आकर लाल चौक में टहले, कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता, ये कहना है अमित शाह का। शाह ने किश्तवाड़ की दूसरी सभा में दावा किया कि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन जेएनके में सरकार नहीं बना पाएगा। शाह ने पद्देर नागसेनी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री सुशील शर्मा के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरा इन इलाके के लोगों, जिसका 1990 में आतंकवाद के सिर उठाने के बाद से बलिदान का इतिहास रहा है, और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता से वादा है, हम आतंकवाद को इतना नीचे दफन कर देंगे कि वो कभी भी बाहर उठकर नहीं आ पाएगा। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक की तरह आतंकवाद को फिर से मजबूत करने की कोशिशें हो रही है। गृह मंत्री ने आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विशेष रूप से भाजपा नेताओं अनिल परिहार और अजीत परिहार और आरएसएस के पदाधिकारी चंद्रकांत शर्मा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने के बाद जेलों से आतंकियों को रिहा करने जैसे कई वादे किए हैं। मैं माँ मछियाल माता के मंदिर के सामने आपसे कह रहा हूँ कि यह मोदी की सरकार है और किसी में भारत की धरती पर आतंकवाद को फैलाने का साहस नहीं है। शाह ने कहा, भाजपा सरकार ने ग्राम रक्षा प्रहरियों और विशेष पुलिस अधिकारियों को ताकत प्रदान की है और उन्हें आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। इससे पहले 6 और 7 सितंबर को जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर भी अमित शाह आए थे। जम्मू कश्मीर के पद्देर नागसेनी समेत 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। यहाँ 18 सितंबर को पहले फेज में जो है वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के सभी दलों की रणनीति लगभग सामने आ चुकी है। भाजपा ने इस बार नई रणनीति तैयार की है। पार्टी ने पूरा ध्यान जम्मू क्षेत्र पर रखा है और घाटी में निर्दलीय और स्थानीय दलों को परोक्ष समर्थन की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। कश्मीर घाटी की 47 सीटों में भाजपा ने केवल 19 पर ही उम्मीदवार उतारे हैं और 28 सीटें खाली छोड़ दी है। जम्मू क्षेत्र की सारी सीटों पर उम्मीदवारों के उतार जाने के बाद अब स्थिति साफ हो गई। यहाँ पर भाजपा का मुख्य मुकाबला कांग्रेस और एनसी गठबंधन के साथ हो रहा है। क्षेत्र की 43 सीटों में भाजपा पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। हालांकि टिकटों के बंटवारे के बाद जिस तरह का घमासान हुआ है वो भाजपा नेतृत्व के लिए चिंता का विषय भी है। इस क्षेत्र की सभी 43 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं।
लेकिन कई बड़े नेताओं के टिकट कटने से उसकी दिक्कतें बढ़ी है। इनमें से कुछ तो बगावत करके चुनावी मैदान में जो है निर्दलीय ही उतर रहे। भाजपा की असली रणनीति कश्मीर घाटी को लेकर है। यहाँ उसकी जीत की संभावना बेहद कम है। ऐसे में पार्टी ने घाटी की 47 में से 19 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें दक्षिण कश्मीर की 16 में से 8, मध्य कश्मीर की 15 में से 6 और उत्तर कश्मीर की 16 में से 5 सीटें हैं, जो कि 8, 6 और 5 19 होते हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा की रणनीति यहाँ पर निर्दलीय और स्थानीय दलों के उम्मीदवारों पर टिकी हुई है, जो कांग्रेस एनसी गठबंधन और पीडीपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि इस क्षेत्र में भाजपा ने अपने जिन नेताओं को तैयार किया था वो नाराज जरूर है। राम माधव को चुनाव प्रभारी के रूप में संघ से भाजपा में वापस बुलाए जाने के बाद पार्टी ने अपनी इस रणनीति पर अमल करना शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक हाल में जेल से बाहर आए इंजीनियर रशीद की आवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ लोन, बुखारी और गुलाम नबी के उम्मीदवार घाटी की कई सीटों पर प्रभावी हो सकते हैं। इसके अलावा भाजपा परोक्ष रूप से कई निर्दलीय उम्मीदवारों की भी मदद कर रही है और उनके पीछे खड़ी हुई है। पार्टी की कोशिश घाटी में कम से कम आधी सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की है जो बाद में राज्य में भाजपा के साथ प्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर नई सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोमवार को 1,80,000 सैनिकों के सामान्य आकार को बढ़ाकर 15 लाख तक पहुंचाने का आदेश दिया। फरवरी 2022 में यूक्रेन में सेना भेजने के बाद से पुतिन ने तीसरी बार सैन्य विस्तार का फैसला लिया है। क्रेमलिन की वेबसाइट पर इसे लेकर एक अपडेट दिया है। इसके मुताबिक पुतिन ने सशस्त्र बलों की कुल तादाद को 2.38 मिलियन मतलब 23,80,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 1.5 मिलियन जो है 15 लाख सक्रिय सैनिक होने चाहिए। व्लादिमीर पुतिन ने 2022 से पहले लड़ाकू सैनिकों की संख्या में 2 बार बढ़ोतरी करने का आदेश दिया था, जो कि क्रमशः 1,37,000 और 1,70,000 तक रहा। इसके अलावा रूस ने सितंबर और अक्टूबर 2022 में बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। इसमें 3 लाख से अधिक सैनिकों को जुटाया गया। बताया जाता है कि इस एक्सरसाइज के बाद हजारों की संख्या में युवा लड़के रूस छोड़कर भाग गए थे। क्रेमलिन ने साफ किया है कि फिलहाल किसी नई लामबंदी की तैयारी नहीं है। विचार यह है कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके आने वाले वॉलंटियर्स पर भरोसा जारी रखा जाए जो यूक्रेन में लड़ाई के लिए तैयार हो। रूस की ओर से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का ऐलान ऐसे समय किया गया जब यूक्रेन से उसकी लड़ाई जारी है। खबर है कि रूस के बेलगोरोड में यूक्रेनी सैनिकों की गोलीबारी से 8 नागरिक घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। गवर्नर ने ये जानकारी दी। वहीं रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रात भर में 29 यूक्रेनी ड्रोनों को मार दिया। पिछली रात के दौरान रूसी संघ के क्षेत्र पर मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने का विफल प्रयास था उसे विफल कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इटावा में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के चक्कर में विधायक सरिता भदौरिया ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर गिर गई। उनके गिरते ही अफरा तफरी मच गई। ट्रेन ने भी हॉर्न दे दिया था, लेकिन कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने के शोर मचाने से ट्रेन बढ़ी नहीं और विधायक बाल बच गई। ट्रेन आगरा से वाराणसी के लिए जाते समय पहली बार इटावा में रुकी थी। यहाँ से विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी स्टेशन पर जुटे और ट्रेन का स्वागत करने के बाद वाराणसी के लिए रवाना किया। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार की शाम आगरा से वाराणसी के लिए नई वंदे भारत ट्रेन को गुजरात से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यहाँ से ट्रेन का पहला यहाँ से ट्रेन इटावा पहुंची तो काफी संख्या में भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधि और नेता भी उसका स्वागत करने के लिए स्टेशन पहुंच गए। गगनभेदी नारों के साथ ट्रेन का यहाँ स्वागत हुआ। कुछ मिनट रुकने के बाद ट्रेन को कानपुर के लिए रवाना होना था। ऐसे में यहाँ से भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए बुलाया गया था। ट्रेन की रवानगी का समय हुआ तो विधायक सरिता भदौरिया समेत तमाम लोग हरी झंडी लेकर ट्रेन के आगे खड़े हो गए। इससे पहले कि ट्रेन चलती अचानक पीछे से धक्का लगने के कारण विधायक सरिता भदौरिया ट्रेन के आगे ट्रैक पर गिर पड़ी। जैसे ही वो गिरी, ट्रेन ने भी हॉर्न देते हुए चलने का इशारा कर दिया। संयोग से काफी संख्या में भाजपा नेता और अधिकारी वहीं खड़े थे और इंजन के शीशे पर हाथों से थपथपाते हुए गाड़ी नहीं चलने का इशारा किया। इधर कई लोग प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर कूदे और विधायक को उठाया। उन्हें पकड़कर किसी तरह दोबारा प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया गया और इसके बाद जो है ट्रेन को रवाना किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। वहीं आज की आखिरी खबर, ईरान का सुप्रीम लीडर
आयतुल्ला खामेनी ने कहा है कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है और साथ ही दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एकजुटता की ज़रूरत भी बताई है। खामेनी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर किसी मुस्लिम को होने वाली पीड़ा से बेखबर हैं तो हमें खुद को मुसलमान नहीं मानना चाहिए। उन्होंने इसमें भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों का जिक्र क्यों किया, इसको लेकर जो है डिटेल में नहीं बताया है और भारतीय अधिकारियों की ओर से इस पर तत्काल जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खामेनी ने कहा, इस्लाम के दुश्मनों ने इस्लामिक समुदाय या राष्ट्र के रूप में हमारी साझा पहचान को हमेशा बिगाड़ने की कोशिश की है। एक्स पर एक अलग पोस्ट में उन्होंने फिर से गाजा और फिलिस्तीन के उत्पीड़ित लोगों का मुद्दा उठाया, हालांकि इसमें भारत का जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस्लामिक राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखने का लक्ष्य केवल एकता से ही हासिल किया जा सकता है। आज गाजा और फिलिस्तीन के सताए लोगों का समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा निश्चित तौर पर उससे जो है भगवान जो है वो पूछताछ करेंगे। अब इस बीच जो है आपको बता दें कि भारत और ईरान के संबंध कैसे मजबूत रहे हैं। ये संबंध द्विपक्षीय संबंधों में कोई बड़ी अड़चन नहीं आई है। भारत चाबहार समझौते का अहम हिस्सा है। मई 2015 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए नई दिल्ली में MOU पर हस्ताक्षर किए थे। मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे चाबहार समझौते के रूप में भी जाना जाता है। पूर्वी ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और पूर्व विदेश मंत्री अमीर की मौत के बाद संवेदना व्यक्त करने में मई में आधिकारिक समारोह में भाग लेने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसी साल जुलाई में तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। यह पहली बार नहीं है जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के मुसलमानों के बारे में टिप्पणी की है। इससे पहले भी साल 2019 में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर उसने कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताई थी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कश्मीर में उठाए गए इस कदम से मुसलमानों में डर बना हुआ है, ऐसी बात कही थी। और खमैनी ने एक्स पर लिखा है कि हम कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति के बारे में जानकर चिंतित हुए। भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध है, मगर हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कश्मीर के कुलीन लोगों के प्रति न्यायपूर्ण नीति अपनाएगी, साथ ही क्षेत्र में मुसलमानों के उत्पीड़न को रोकेगी। उन्होंने ब्रिटेन को भारत और हमारे पड़ोसी मुल्क के बीच विवाद का दोषी ठहराया। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। न्यूज़ ट्रायल भारत से जुड़े रहें, ऐसे ही देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों, राजनीतिक, पॉलिटिकल न्यूज़, इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, एजुकेशन न्यूज़ की सारी जानकारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। हमारे प्राइम आवर एडिटोरियल जो सेक्शन होता है, स्ट्रीमिंग लाइव जो होता है, संपादकीय सेक्शन रोजाना रात में 1 बजे का, उससे जरूर जुड़े और न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।